हेलो बच्चों, ये जो 7 अप्रैल 2013 को जेई मेन का ऑफलाइन पेपर हुआ था। 2013 का ऑफलाइन पेपर है, उसके हम केमिस्ट्री के डाउट्स ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे पहला डाउट आया, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं सोल्यूशन ऑफ, ये माइनस साइन का मतलब है कि ये लीवोरोटरेटरी है। 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, ये इन लिखना चाहिए था। इन टॉल्यूइन रेसिमाइजेस स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो देखो, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन कैसा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं। तो ये बेंजीन रिंग है, इसके बगल में 2 कार्बन है, मतलब ये मिथाइल है। और 1 कार्बन पे क्लोरो भी लगा हुआ है और हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला कार्बन मेरा कायरल कार्बन है, जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। अब ये जो है एल्किल हैलाइड है, ये देखो बेंजिलिक एल्किल हैलाइड है, बिकॉज ये बेंजीन रिंग के बगल में है। तुम्हें मालूम है ये Cl आराम से Cl- बन करके निकल जाएगा, और यहाँ पर Cl+ बन सकता है। जो बेंजिलिक कंपाउंड्स हैं वो बड़े आराम से कार्बोकेटायन बना सकते हैं। अब जब ये Cl- निकलेगा तो मेरा जो सोल्यूशन है उसमें SbCl5 तो है ही है। SbCl5 आराम से Cl- दे सकता है। तो अगला जो Cl- जब फिर से इस पे आकर के अटैक करेगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि इधर से ही आकर के अटैक करे। मेरी पेन गड़बड़ कर गई थोड़ी सी, जरूरी नहीं इधर से आके अटैक करे। ये Cl- इधर से भी आके अटैक कर सकता है। तो चूंकि इधर से भी अटैक हो सकता है, उधर से भी अटैक हो सकता है, इसलिए लीवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी दोनों ही प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसलिए रेसिमाइजेशन हो जाएगा। तो ये बेसिकली कार्बोकेटायन बन करके लगेगा, बेंजिलिक ग्रुप पे Cl- हट जाएगा और कार्बोकेटायन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये हार्डी शूज रूल जो है उसके हिसाब से है। कह रहे हैं कि आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल है, उसको कोगुलेटिंग पावर का ट्रेंड देना है। तो आर्सेनिक सल्फाइड जो होगा वो नेगेटिव सॉल होगा। तो जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा ही कोगुलेटिंग पावर होगी। तो Na+ में 1 चार्ज है, फिर Ba2+ में 2 चार्ज है, Cl3+ में 3 चार्ज है, इसलिए ये ट्रेंड रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज Li2 एंड Li2-। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो σ1s2 σ*1s2 यहां तक तो कॉमन होगा। फिर σ2s2 σ*2s2, यहीं पर सारे लफड़े हो रहे हैं। 2s2 नहीं बोलना चाहिए, σ*2s बोलना चाहिए। बल्कि गड़बड़ हो गया, ये इसको हटा दो। यहीं पे यहाँ सिग्मा, यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली पहले 4 जो इलेक्ट्रॉन है σ1s2 σ*1s2, ये तो जाएंगे ही। फिर Li2+ में σ2s1 होगा। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो जाएगा। Li2 में σ2s2 हो जाएगा, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। और फिर Li2- में एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो σ*2s1 हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर फिर से हाफ हो जाएगा। बेसिकली Li2 तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ही। और इन दोनों में भी बेसिकली क्या हो रहा है, दोनों के बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, लेकिन इसमें एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है Li2- में। तो तुम्हें मालूम है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितना स्टेबिलिटी नहीं देता, एंटी बॉन्डिंग उससे ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। इस वजह से Li2- Li2+ से ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो Li2- सबसे कम स्टेबल, फिर Li2+ से ज्यादा स्टेबल, हालांकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर हाफ है। और Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल, बिकॉज इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ an aqueous solution of HCl with pH of 1 to create an aqueous solution of HCl of pH 2। बेसिकली pH 1 से pH 2 ले जाने के लिए, मतलब मुझे अपनी मोलैरिटी 0.1 से 0.01 ले जानी है। तो मेरे को जो नंबर ऑफ मोल बाई वी थे, उसको बेसिकली बाई 1 लीटर था, उसको नंबर ऑफ मोल्स बाई 10 लीटर करना है। तो मेरे को 9 लीटर H+ मतलब वाटर और ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ओजोन बेंट होता है, मुझे मालूम ही है। ये ओजोन इज अ वॉयलेट ब्लैक एंड सॉलिड स्टेट, एनसीईआरटी में दे रखा है। ओजोन डायमैग्नेटिक है, एनसीईआरटी में दे रखा है। अब OnCl एंड ONO- आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तो बिल्कुल गलत है ये, बिकॉज ON ON तो कॉमन है, और
O माइनस जो होगी तो फ्लोरीन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुई। क्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली चीज, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बराबर नहीं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने का सवाल ही नहीं है। तो ये वाला गलत आंसर है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तभी तो उनका अरेंजमेंट सेम होगा। उसके बाद यहाँ एक बात बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही जाए। हो सकता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में स्ट्रक्चर अलग अलग हो रहे हों, इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना हो। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तब तो कभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से फोर्थ आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं फोर सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लिस्टेड बिलो विद एटॉमिक नंबर्स, व्हिच वन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मेटल 3+ टू मेटल 2+ का रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेटा ये क्या कहते हैं, डी ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि कोबाल्ट का जो 3+ है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। और उसका बेसिकली कारण होता है कि जो कोबाल्ट का 3+ है ये D6 सिस्टम है, और ये वो स्प्लिटिंग हो जाने की वजह से फुल्ली फिल्ड T2G होता है। ठीक है, तो इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से इसको 1.93 वोल्ट या कुछ ऐसा कुछ काफी ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। इसलिए इसका आंसर थर्ड वाला हो गया। ये एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, सिंपल बुक में दे रखा है, और खास करके थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें ये बात अलग से लाइन में लिख रखी है। ये जो है ये पहला चैप्टर जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला, उसी का सवाल है, इससे मिलता जुलता ही। इसमें पता नहीं लोगों ने क्यों गलती करी। ये कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट मेटल ऑक्साइड हैज अ फार्मूला मेटल 0.98O। मेटल M इज रिप्रेजेंटेड बाई M। ओहो, ये मेटल 2+ एंड मेटल 3+ इन ऑक्साइड से गलत, Mn गलत लिख दिया है। मेटल 2+, मेटल 3+ इन ऑक्साइड, फ्रैक्शन ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट एज मेटल 3+। तो बेसिकली क्या है, अगर मेरे पास 1 मोल ऑक्साइड है तो उसके ऊपर 2 मोल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब अगर मेरे पास 0.98 मोल मेटल है तो इसमें से हम कह देंगे x मोल मेटल 3+ में है, और 0.98 माइनस एक्स मेटल 2+ में है। तो यहां से मेरा रिलेशन आ जाएगा टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज से 3 × x, ये मेटल 3+ का चार्ज हो गया, प्लस 2 × 0.98 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और जो परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा x/0.98 इंटू 100। तो थोड़ा सा देखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, मतलब एक्चुअली 0.04 आ जाएगी। तो परसेंटेज 4% से थोड़ा ज्यादा 4.08% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा क्या कहते हैं, जेई मेन में उन लोगों की तरफ से गलती हो गई थी तो मैंने इसको करेक्ट नहीं किया ढंग से, मुझे करेक्ट कर देना चाहिए था। कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने गलती की तो हम लोग भी गलती करेंगे। इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू शो डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो नाइट्रोजन भी इसका करेक्ट आंसर है, कार्बन भी इसका गलत आंसर है। तो जिन लोगों ने भी इनमें से भी कोई एक आंसर मार्क किया उनका भी नंबर गलत आ जा रहा है। ये मेरे क्विज के सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। ये बोनस मार्क था, इसको ढंग से आपको बोनस मिल जाना चाहिए, बट मेरी क्विज में वो बोनस का ऑप्शन नहीं है, इस वजह से आपको नहीं मिला। तो उसको अपना करेक्ट कर लेना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 में फिर गलती है। यहाँ देखो क्या हुआ, जो सेकंड ऑप्शन है ये इसलिए गलत है क्योंकि CO3+ बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एक्वस सोल्यूशन में, इसको नीचे कर दिया, ये गलत बात है। और इधर Mn2+ आयरन से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बिकॉज Mn2+ B5 सिस्टम है। तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में Mn2+ के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके बराबर कोई पैरामैग्नेटिक नहीं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी गलत है, दोनों गलत है। इसमें भी आपको बोनस मिल जाना चाहिए था, मेरे सॉफ्टवेयर की वजह से बोनस नहीं मिला, ये ले लेना अपने आप से बोनस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 टू 310 के। तो बेटा इसमें तो क्या हो जाएगा, एक वो गिवन फॉर्मूला है log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू माइनस EA/2.303R 1/T2 माइनस 1/T1। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ फॉर्मूला है। यहाँ पे K2/K1 की वैल्यू ट्वाइस लिख लें, T2 की जगह पर 310 केल्विन लिख लें, T1 की जगह पे 300 केल्विन लिख लें। तो log 2 की वैल्यू
301 आ जाएगी, सारे वेरिएबल है, आर की वैल्यू 8.314 ले लेंगे, तो सारी चीजें दे रखी हैं, और हम मुझे ई ए की वैल्यू निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेना। इसका आंसर ये डी वाला दे रखा है, पर खुद से कैलकुलेट करके देख लेना, मैं कर नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है स्टैंडर्ड सा सवाल है, हालांकि मुझे पता नहीं कि एनसीईआरटी में कहाँ दे रखा है। फोटोसिंथेसिस में जब ग्लूकोज बनता है तो 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, मतलब एक्चुअली सॉरी गलत बोल गया, जब ग्लूकोज बनाएंगे तो 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी कंज्यूम होगा, ठीक है, बिकॉज एनर्जी तो ग्लूकोज बनाने में लगेगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहे हैं, कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूलर फार्मूला 180 इज एसिटाइलेटेड विद CH3COCl। तो देखो CH3COCl क्या हो जाएगा, ये जो भी एमिनो ग्रुप्स हैं, ये हम लोगों ने एनिलीन वाले रिएक्शन में पढ़ा था, एमिनो ग्रुप्स CH3COCl के साथ रिएक्ट करके RNHCOCH3 बना लेते हैं और HCl निकल जाता है, ठीक है। तो नेट नेट तुमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया और उसके बदले में CH3CO ग्रुप लगा लिया, तो एक ऐसा ग्रुप लगने से COCH2, तो CO का मास हो गया 12 + 16 और CH2 का मास हो गया 14, तो बेसिकली आपने ये 42 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास बढ़ा लोगे अगर एक एसिटाइलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा मास जो है वो 180 से 390 हो गया, यानी कि तुमने बेसिकली 210 ग्राम पर मोल जो है मॉलिक्यूलर मास बढ़ाया। तो यहाँ से निकल करके आ गया कि भाई एक पे अगर 42 ग्राम बढ़ता था तो 5 पे 210 ग्राम बढ़ जाएगा, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो रिएक्शन जो है ये एनिलीन के एसिटाइलेशन का हमको पता ही है, बाकी सारा तो हिसाब ये है कि हाइड्रोजन हटा करके अगर CH3CO ग्रुप लगा रहे हैं तो कितना मास बढ़ेगा, और ऐसे अगर 210 का मास बढ़ा है तो कितने ग्रुप लगे हैं, ये हिसाब लगा लेना, सिंपल सा हिसाब का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका आंसर CONH3Cl3 है, बिकॉज ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, अगर तुमको याद हो तो ये मेरिडायोनल और फेशियल ये वाला आइसोमेरिज्म शो करता है, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं, पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम 50 ml टू 375 ml एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, ये 310 केल्विन हो गया। एज इट डज सो इट एब्जॉर्ब 208 जूल ऑफ हीट, द वैल्यू ऑफ Q एंड W फॉर द प्रोसेसेस, ठीक है। तो भाई चूंकि हम लोग, फिर से बता दूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिक्कत होती है। फिजिक्स में हम कहते हैं हीट इन को पॉजिटिव लेते हैं और वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन ये चूंकि केमिस्ट्री का पेपर है इसलिए इसमें हीट इन को पॉजिटिव लेंगे और वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, चूंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो Q को तो पॉजिटिव होना ही है, इसका मतलब C और D में से कोई एक आंसर है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्योंकि डेल्टा U को 0 होना है, तो अगर मैंने 208 जूल ऑफ हीट ली होगी तो मैंने 208 जूल ऑफ वर्क दिया होगा ताकि टेम्परेचर बढ़ने ना पाए। तो इसका मतलब मैं चूंकि हीट वर्क सराउंडिंग पे कर रहा हूं तो केमिस्ट्री के हिसाब से वो नेगेटिव है, इसलिए इसका आंसर ये फोर्थ वाला आ गया। अगर सेम यही सवाल फिजिक्स में आ जाता तो इसका आंसर थर्ड हो जाता, बिकॉज वहां पे साइन कन्वेंशन उल्टे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं, गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ CO2, द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज। तो बेटा यहां पर CO2 और वाटर दो चीजें हैं। वाटर में क्या है कि 1/9 जो मास है वो हाइड्रोजन का है, तो मतलब अगर आपने 0.72 ग्राम ऑफ वाटर लिया तो मैं 0.72 को 18 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 0.04 मोल वाटर था, इसका मतलब 0.08
मोल हाइड्रोजन थी, ठीक है, तो ऐसे हिसाब लगा लिया। अच्छा, अगर मेरे पास 3.08 ग्राम CO2 बनी, तो इसको अगर मैं 44 से डिवाइड करूं तो ये दो जीरो लग जाएंगे और 30 का 3.08 अपॉन 44, तो डेसिमल लगा, हटा जीरो लगा, उसके बाद 30 है तो 7 टाइम्स जाएगा आई थिंक, तो ये 308 बन जाएगा, तो ये 0.07 हो जाएगा। और चूंकि हर CO2 में एक कार्बन है, इसलिए 0.07 मोल ऑफ कार्बन हो गया। तो कार्बन 7 हाइड्रोजन 8 के रेशो में, इसलिए C7H8 इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। तो बेसिकली हमें एटम्स का रेशो निकालना है कार्बन हाइड्रोजन का। तो CO2 में कितना कार्बन है, हाइड्रोजन में, वाटर में कितना हाइड्रोजन है, उससे एटम्स का रेशो हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, फिर ये वैसे तो फिजिक्स का सवाल है और वो भी अब हम लोग पढ़ते नहीं है, यहाँ केमिस्ट्री में तो नहीं है बिल्कुल भी। तो ये तीन तरह की वेलोसिटीज होती हैं, तो हम लोगों ने वैसे पढ़ रखा होगा जगह जगह पर, कि एक वेलोसिटी है सी स्टार जो है, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कह दी, एवरेज स्पीड कह दी सी बार, और मीन स्क्वायर स्पीड कह दी सी। तो अगर फॉर्मूला लिख लूं, तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड था, इसका फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ 2RT/m। सी एवरेज जो होती थी, इसका फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ 8RT/πm। और मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है अंडर रूट ऑफ 3RT/m होती है। तो बेसिकली जो रेशो हो गया वो √2 √8 अपॉन पाई √3 का हो गया। तो इसको अरेंज कर लोगे तो ये सबसे छोटा वाला नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, और ये उससे बड़ा नंबर, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, वहां से निकल करके आ जाएगा। ऑब्वियसली इनको नंबर कैलकुलेट करने में पूरे को √2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला टर्म तो 1 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2/√पाई। इसकी वैल्यू ऑब्वियसली कैलकुलेट करोगे तो ये 1.128 टाइप की कुछ आती होगी, बिकॉज यही आंसर है। और ये वाला नंबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3/2, ये कहीं ना कहीं 1.225 आता होगा। क्वेश्चन नंबर 24 बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में है। तो ये एक्स परमैंगनेट आयन है जो कि वाई ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो तुम्हें मालूम है परमैंगनेट जो है Mn से 2 प्लस से, सॉरी Mn7 प्लस से Mn2 प्लस में जाता है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का कंजम्पशन है। और ऑक्सलेट C2O4 2 माइनस से ट्वाइस ऑफ CO2 में जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो बेसिकली मैं पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, दूसरे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये बैलेंस हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये 2 और 5 हो गए। अब जब यहाँ पर 2 और 5 कर लिया, तो मान लो ये x मेरा 2 हो गया, तो CO2 के तो सारे ऑक्सीजन हैंडल्ड हैं, लेकिन यहाँ पर जो 8 ऑक्सीजन है उनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 16 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, तभी वाटर बनेगा। इसलिए Z की वैल्यू 16 हो गई, तो सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो गया। नंबर 25 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज अ कोवैलेंट क्रिस्टल्स इन द सॉलिड स्टेट। तो भाई ये तो बड़ा कष्ट है, पता मुझे, तो सिलिकॉन का डायमंड वाला स्ट्रक्चर होता है, इसका कोवैलेंट क्रिस्टल होता है। सल्फर S8 में एग्जिस्ट करता है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। फॉस्फोरस P4 में मॉलिक्यूलर सॉलिड है। आयोडीन I2 में है, इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई, इसमें तो बेरियम और कैल्शियम मेटल्स हैं, तो ये सबसे पहले ही आएंगे, और उसमें भी बेरियम, कैल्शियम ऊपर है, बेरियम उसके नीचे पीरियोडिक टेबल में। तो बेरियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, फिर कैल्शियम की होगी। आर्गन नोबल गैस है, सबसे ज्यादा होगी, सिलेनियम और सल्फर में ही देखना है। तो सल्फर ऊपर है, सिलेनियम नीचे है, तो इसका मतलब सिलेनियम में आसानी से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, सल्फर में मुश्किल से निकलेगा। तो इस सब वजह से इस सेकंड वाला आंसर करेक्ट आंसर है। तुमको बेसिक पीरियोडिक टेबल में कौन ऊपर कौन नीचे यही देखना था, जो नहीं देख पाया बहुत ही गलत काम किया उसने। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं कंपाउंड ए है C8H9Br, इट गिव्स अ प्रेसिपिटेट व्हेन बॉन्ड विद अल्कोहलिक AgNO3। ये बताता है कि इसमें से AgBr का प्रेसिपिटेट बन जा रहा है। इसका मतलब ये वाला आंसर ये नहीं है, बिकॉज जो
हेलो एरीन है, इसका Br पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से आसानी से नहीं निकलता है। ये जरूर कोई बेंजिलिक वाला, मतलब बी सी और डी में से कोई एक आंसर है, जरूर कोई बेंजिलिक वाला एल्किल हैलाइड है। अब ये कह रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ए गिव्स अ एसिड BC8H6O4। इन तीनों को ये ऑक्सीडाइज करोगे तो जो COH ग्रुप बन जाएंगे, ये CH2Br की COH बन जाएगा और ये भी COH बन जाएगा। तो हमने ये एसिड में पढ़ रखा है कि कोई भी साइड चेन होती है वो ऑक्सीडाइज होकर के COH ग्रुप बना लेती है। तो बेसिकली ये पैरा, ये ऑर्थो और ये मेटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। ठीक है। अब ये कह रहे हैं बी इजिली फॉर्म्स एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बनाने का सबसे आसान काम इसी के लिए होगा, बिकॉज यहाँ के जो दोनों COH ग्रुप है वो अगल बगल में, तो आराम से एनहाइड्राइड फॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब जो मेरा कंपाउंड ए है वो C वाला। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए अपॉन हीटिंग विद अमोनिया गिव्स बी। ऑन हीटिंग, तो बेसिकली मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड है, तो अमोनिया के साथ हीट करके वो एमाइड दे देगा। ऑन हीटिंग बी, मतलब ठीक है, पहले सॉरी गलत बोल दिया, मतलब जो एसिड्स होते हैं वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके पहले RCOO- टाइप के सॉल्ट देते हैं, ये मेरा बी हो गया। और इसको जब हीट करते हैं तब एमाइड देते हैं। मैं सीधे एक ही स्टेप में बोल गया, इन्होंने मतलब दो स्टेप में लिखा है, तो चलो दो स्टेप में लिख दिया। तो सी मेरा करस्पॉन्डिंग एमाइड हो गया। अब ये एमाइड को उन्होंने क्या किया, KOH और Br2 से रिएक्ट किया, तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, RNH2 बन जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। वो जो R है वो CH3CH2 है, इसका मतलब जो मेरा पेरेंट कार्बन था वो CH3CH2COH था। तो ये थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो गया। इसके साथ हमारे इस पेपर के केमिस्ट्री के डाउट्स हो गए। अभी के लिए इतना ही, इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैथ्स और फिर फिजिक्स के डाउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।